अब हम फ्रॉयड के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे कि मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत जो फ्रॉयड ने दिए हैं वो क्या हैं। फ्रॉयड के सिद्धांतों को विशेष वैज्ञानिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उसके सिद्धांत में कार्य कारण सिद्धांत का बहुत महत्व है। कार्य कारण सिद्धांत का अर्थ ये है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। भले ही किसी घटना के कारण वो क्यों घटी है, वो कारण हमें पता हो अथवा नहीं पता हो, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जो घटना घटती है उसका कारण यदि हमें नहीं पता है तो इसका अर्थ ये है कि उस घटना का कारण या हमने जो व्यवहार अचानक या किसी तरह से कर दिया है उसका कारण अचेतन या अर्धचेतन मन में है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ये कार्य कारण सिद्धांत है। यह अवधारणा भी इस सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानव मन का कार्य अथवा व्यवहार मन की विविध शक्तियों के संयोग संघर्ष के कारण अथवा एक ही शक्ति की विविध अभिव्यंजनाओं के संयोग संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है। मन की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। एक ही मन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में कभी कभी एक मन ये कहता है कि ये होना चाहिए, उसी समय मन का दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मन की कई शक्तियां हैं जो साथ साथ काम करती हैं और कभी कभी उनमें आपस में संघर्ष भी देखने को मिलता है। और यही मन की इन्हीं शक्तियों का संघर्ष और इनका आपस का संयोग, इनका तालमेल, ये हमारे मानसिक व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। फ्रॉयड ने मन का जो चित्र प्रस्तुत किया है उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। प्रथम प्रकार के अंतर्गत फ्रॉयड ने मानसिक प्रक्रिया या मन के 3 स्तरों का विश्लेषण किया है। फ्रॉयड ने यह माना है कि मन के 3 स्तर अथवा 3 अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार की हम जो भी व्यवहार करते हैं, हम जो भी क्रिया करते हैं, उसका संबंध किसी न किसी रूप में हमारे मन से होता है। जो भी सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, क्रिया करते हैं, सही या गलत करते हैं, उस सब का संबंध हमारे मन से होता है। और फ्रॉयड ने इस मन को 3 स्तरों या 3 अवस्थाओं में विभाजित करके बताया है। पहला है संबोध या चेतन स्तर, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शस माइंड भी कहते हैं। दूसरा स्तर मन का है बोधपूर्व, चेतनपूर्व या अर्धचेतन या चेतनोन्मुख स्तर। इसे अंग्रेजी में प्री कॉन्शस माइंड कहते हैं। तीसरा जो मन का स्तर है वो अबोध का अर्थ जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसका हमें बोध नहीं है। अचेतन या अवचेतन स्तर, इसको अंग्रेजी में अनकॉन्शस माइंड कहा जाता है। संबोध
या चेतन स्तर, कॉन्शस माइंड, मन का वह भाग है जिसमें मन की समस्त ज्ञात क्रियाएं, चिंतन और व्यवहार रहता है। जिन चीज़ों का हमें ज्ञान है वो सभी हमारे मन के चेतन स्तर से संबंधित हैं। वे समस्त विचार, बातें, क्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं जिनका बोध हमें रहता है। हमारा चेतन मन हमारी इंद्रियों से जुड़ा रहता है। हमारी इंद्रियां हमारे मन के अंग हैं। इंद्रियां मन के लिए कार्य करती हैं, या कहें कि मन की सेविकाएं हैं जो उसके मन के आदेशों का पालन करती हैं। इसलिए मन इंद्रियों से जुड़ा रहता है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। नंबर 2, बोधपूर्व या अर्धचेतन स्तर, प्री कॉन्शस माइंड। चेतन मन के परे अर्धचेतन या चेतनोन्मुख मन होता है। मन के इस भाग में भावनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं तथा संवेदनाएं रहती हैं जिनका हमें बोध नहीं होता, किंतु इस भाग की क्रियाएं प्रयास करने अथवा किसी के द्वारा याद दिलाने पर चेतन स्तर पर आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जानकारी में आती हैं, वो कुछ दिन हमारे चेतना में, हमारी ज्ञान में रहती हैं और उनका वो फिर कुछ दिन के बाद अचेतन, अर्धचेतन मस्तिष्क में चली जाती हैं और बहुत याद करने पर ही वो हमें याद आती हैं। बहुत प्रयास करने पर, हम बार बार सोचते हैं तब जाके कहीं वो याद आती हैं। नंबर 3, अबोध या अचेतन स्तर, इसे अनकॉन्शस माइंड भी कहा गया है। अर्धचेतन मन के परे अबोध या अचेतन मन होता है। अचेतन मन के विचार एवं भावनाएं हमें ज्ञात नहीं रहती हैं। प्रयत्न करने पर भी वे चेतना के स्तर पर नहीं आ पाती हैं। विशेष मनोवैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से ही ये बातें ज्ञात हो पाती हैं। अचेतन मन की जो बातें अगर ज्ञात करनी हो तो मनोवैज्ञानिक लोग, मनोविश्लेषक लोग कुछ विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारी अचेतन की जो चीज़ें हैं उन्हें याद दिला सकते हैं, उन्हें चेतना के स्तर पर ला सकते हैं। तो ये अचेतन स्तर कहा जाता है, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता। ये बहुत बड़ा भाग है मन का और इसमें बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा सामान भरा पड़ा है। ये हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित और यहाँ तक कि हमारे मानव जाति का जब प्रारंभ हुआ था तब तक के सामग्री इस अचेतन मन में पड़ी रहती है और हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। कभी कभी कोई किसी कारण से, किसी वजह से, किसी घटना की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से अचेतन मन की कोई चीज़ चेतन स्तर पर पहुंच जाती है तो मनुष्य का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। यदि अचेतन मन की कोई गलत चीज़ चेतन स्तर पर पहुंच जाती है किसी कारण से, तो वो व्यक्ति को मनोरोगी बना देती है। और इस अचेतन स्थिति में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। ये अगर चेतन मन पर कब्जा कर लेती है किसी व्यक्ति के, तो ये
उसके चेतन मन को अपने पूरी तरह से काबू में कर लेती है और ये शक्ति जो चाहती है, ये भाग जो चाहता है, व्यक्ति वही करता है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, नैतिक हो अनैतिक हो, कुछ भी, एक तरह से वो पागल या मनोरोगी की अवस्था में होता है। और मनोरोग होने का कारण भी मुख्य रूप से यही है कि उस मनोरोगी के चेतन मन पर अचेतन की कुछ शक्तियों ने कब्जा कर रखा है और इस शक्ति को हम आगे भी डिस्कस करेंगे किसी और रूप में। अनायास हो जाने वाली, फ्रॉइड ने प्रतिपादित किया है कि हमारे व्यवहार में अनायास हो जाने वाली अथवा स्वतः घट जाने वाली घटनाएं किसी न किसी कारण से प्रेरित होती हैं। यह कारण व्यक्ति के चेतन मस्तिष्क में नहीं होता, अवश्य ही उसका कारण अचेतन मन में रहता है। फ्रॉइड ने यह भी प्रतिपादित किया है कि मानव जीवन एवं व्यवहार में चेतन की अपेक्षा अचेतन का महत्व अधिक है। तो ये अचेतन मस्तिष्क है जिसको फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, सबसे ज़्यादा विश्लेषण, सबसे ज़्यादा ध्यान अचेतन पर केंद्रित किया है फ्रॉइड ने। फ्रॉइड के अनुसार मन को देखने का दूसरा प्रकार यह है कि मन के 3 प्रमुख शक्ति केंद्र या मन की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। इन्हें फ्रॉइड ने अहम या व्यक्ति चेतन कहा है। अंग्रेजी में इसे ईगो कहा जाता है। दूसरा जो शक्ति है वो अत्यहम, सामाजिक अहम या समष्टि चेतन है। इसे अंग्रेजी में सुपर ईगो कहा जाता है। तीसरी शक्ति इड अथवा तत् है। ये अंग्रेजी में भी इसे इड कहा जाता है, ID, इड। ये मन की 3 शक्तियां हैं और लेकिन ये जो 3 शक्तियां हैं मन के तीनों स्तरों से संबंधित हों ऐसा नहीं है, इनकी अवधारणा अलग है, लेकिन संबंधित ये उन्हीं तीनों स्तरों से हैं, मन से हैं। अहम या ईगो की जो अवधारणा है इसका आकलन मुश्किल नहीं है। हम क्या हैं और कैसे हैं इसका बोध हमें रहता है। चेतन रूप में हमें जिन जिन चीज़ों का ज्ञान रहता है, हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा पता, माता पिता कौन है, क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें रहता है। तो ये हमारे अहम का कार्य है। ये जो ज्ञान का क्षेत्र है जिसका हमें ज्ञान रहता है, बोध रहता है, ये हमारे अहम या ईगो नाम की जो मन की शक्ति है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सुपर अहम या व्यक्ति चेतन कहा जाता है। व्यक्ति चेतन सदैव यह है जो ईगो है, सदैव इड और सुपर ईगो का दबाव सहन करता है। यह इड और सुपर ईगो के मध्यस्थ का काम भी करता है। वस्तु स्थिति का स्पष्ट बोध, तर्क शुद्धता, शिव अशिव का विवेक, देश काल की अवधारणा आदि अहम की शक्ति की विशेषताएं हैं कि अहम की शक्ति को अच्छे बुरे का बोध रहता है, तर्क उसमें रहता है,
वस्तु स्थिति वास्तविकता का स्पष्ट ज्ञान रहता है। देश काल और परिस्थितियों की अवधारणा उसमें रहती है। उसे पता है कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, समय क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, इस चीज का स्पष्ट ज्ञान इस शक्ति को रहता है। जबकि जो ईड शक्ति है, इसे अचेतन भी कहा जाता है। ईड को, इस चीज को, इन सब चीजों का ज्ञान नहीं रहता है। इन चीजों से ईड को कोई लेना देना नहीं है। जो तर्क शुद्धता, शिव अशिव, विवेक और देश काल की जो अवधारणा है, इससे कोई लेना देना ईड को नहीं है। सामाजिक अहम, सुपर ईगो या समष्टि चेतन, हमारे सबके मन में ये चेतना रहती है कि हम एक समाज में रहते हैं, उसके नियम कानून क्या है। हमें धीरे धीरे बड़े हो, बचपन से लेकर के बड़े होने तक धीरे धीरे हमें हमारे मन में ये चीज़ें स्थापित होती रहती हैं कि हम किस समाज में रहते हैं, समाज के हमारे नियम क्या हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे सामाजिक नियमों के अनुसार सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है। इस सब की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में इस शक्ति के अंतर्गत विकसित हो जाती है। बचपन से ये शक्ति नहीं होती है, धीरे धीरे इस शक्ति का विकास होता है। बचपन में हम सभी इच्छा तृप्ति के पीछे लगे रहते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसके परिवार में उसकी माँ कुछ काम कर रही है, बिजी है, व्यस्त है। उसे तो जब भूख लगेगी वो रोने लगेगा। उसे तो उसके मन की जो इच्छाएं हैं उनकी तृप्ति, उनका समाधान तुरंत चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग और उसके आसपास जो समाज है, उसका समाज, वो उनकी इस बेलगाम जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित और संयमित करता रहता है। माँ बाप उसे थोड़ा बड़ा होने पर समझाते हैं इस चीज़ को कि कपड़ों में यूरिन पास नहीं करना है, कहीं दूसरी स्थान है इसके लिए। और अगर माँ किचन में काम कर रही है या कहीं काम कर रही है तो एकदम से रोना शुरू नहीं कर देना है, थोड़ा देर इंतज़ार करना है अपनी भूख को शांत करने के लिए। तो इस तरह से ये शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है और कुछ समय के बाद मन की ये जो सुपर ईगो शक्ति है वो विकसित होने लगती है और फिर हमें माता पिता समझाएं या समाज समझाए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे मन की ये जो सुपर ईगो पावर है यही इस नियंत्रण का काम करने लगती है। इसे सुपर ईगो को सद्बुद्धि विवेक भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो सद्बुद्धि या विवेक नाम की पावर है वो अच्छे बुरे का, सही गलत का निर्णय करके उसके अनुसार हमें व्यवहार करने को प्रेरित करती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ईड है। इसे अचेतन भी कहा गया है और इसका कार्यक्षेत्र अचेतन है, अचेतन से संबंधित है ये शक्ति। अचेतन मन की शक्ति है ये। और जो
सुपर ईगो और ईगो जो पावर्स हैं वो मन के चेतन स्तर से संबंधित हैं मुख्य रूप से। इड या अचेतन या तत्व क्या है? ये अचेतन मन की शक्ति है। या कहें कि ये अचेतन मन से संबंधित है। बोध की दृष्टि से यह भाग या शक्ति केंद्र अनाकलनीय है। अनाकलनीय का अर्थ है कि इसका आकलन नहीं किया जा सकता, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि ये जो पावर है किस तरह की है, इसका स्वरूप क्या है, ये क्या क्या काम करती है। ये अथाह और अनंत शक्ति है जो किसी व्यक्ति के मन के अंदर होती है। हमारी सभी प्राकृतिक प्रेरणाएं यहाँ सतत खदबदाती रहती हैं। इन प्रेरणाओं की तृप्ति कर, जो प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं, भूख प्यास और अन्य प्रकार की, उनकी तृप्ति कर सुख प्राप्त करना ही इस भाग की, इस शक्ति की समझ में आता है। तर्क, नैतिकता, काल की अवधारणा, शिव अशिव का ज्ञान, ये इड को नहीं होता है और इससे, इन चीज़ों से इस शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपनी इच्छा की तृप्ति चाहती है किसी न किसी तरीके से। इड की शक्ति का कार्य क्षेत्र अचेतन होता है, लेकिन ये अपनी इच्छा की तृप्ति कराने के लिए सदैव ईगो पर प्रेशर बनाती है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से, चाहे वो सीधे ईगो पर प्रेशर बनाए। ये अपनी इच्छा की तृप्ति करवाना चाहती है ये शक्ति। अहम और अत्यहम, ईगो और सुपर ईगो का कार्य क्षेत्र प्रायः चेतन मन होता है, किंतु अहम और अत्यहम की नींव कहीं अचेतन मन में होती है। ये अहम और अत्यहम अचेतन मन से भी जुड़े होते हैं, वहाँ का प्रेशर भी ये दोनों सहन करते हैं। अहम अचेतन और अत्यहम का दोहरे दबाव में रहता है सदैव। उपरोक्त तीनों प्रमुख शक्तियों के अतिरिक्त मन की अनेक शक्तियां हैं जिनका दबाव प्रायः ईगो को ही सहन करना पड़ता है। ईगो इसमें सबसे ज़्यादा निरीह और बेचारा प्राणी है, इसको सभी का प्रेशर झेलना पड़ता है। इन अतिरिक्त शक्तियों में एक शक्ति है जिसे सेंसर कहा जाता है और दूसरी शक्ति है लिबिडो। ये दोनों महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त भी और शक्तियां हैं जो मनोविश्लेषण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कला की दृष्टि से हमें केवल ये दो शक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेंसर बोध या चेतन मन की नापसंद कल्पनाओं को दूर धकेलने का कार्य करता है। मनुष्य के सोते हुए में भी यह शक्ति कार्य करती रहती है। स्वप्न में अनैतिक कल्पनाओं को दूर भगाने और उन